नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और आपके सामने आज जो स्क्रीन पर पेपर है वो यूपीएससी 2024 का पेपर है। और आपको पता है कैसे यूपीपीसीएस अपने एग्ज़ाम में यूपीएससी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछती है। इसलिए मैंने यूपीएससी के पेपर को डिस्कस किया है और उसके 2 पार्ट आ चुके हैं। आज हम तीसरे पार्ट में यूपीएससी के जो बाकी के क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इस सीरीज़ को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपके सामने पेपर को एनालाइज करूँ कि कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीपीसीएस 2024 में इस साल के पेपर से आ सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ याद रखनी है, मैं आपको यहाँ किसी चीज़ का आंसर नहीं बताऊँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। रेदर देन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूँगा। अगर आपको आंसर देखने हैं तो यूट्यूब पे बहुत वीडियो हैं या आप गूगल करके भी देख सकते हैं किसी इस यूपीएससी के पेपर के आंसर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का है तीसरा पार्ट है और ये यूपीएससी का पेपर है। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम लिखे हुए हैं, सिकाडा, फ्रॉगहोफर, पॉन्ड। ये क्या है? तो बेसिकली ये क्या है? टिड्डे हैं। हिंदी में हम क्या बोलते हैं इनको? टिड्डा या इंसेक्ट बोलते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले कि सिकाडा क्या है, तो सिकाडा एक इंसेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे लिए जो केवल यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, केवल उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए, अब इसमें पूछा हुआ है, ये कंट्री लिखा हुआ है और कौन से एनिमल्स किस किस कंट्री में नेचुरली फाइंड आउट होते हैं। तो देखिए, ब्राज़ील, ब्राज़ील के आगे क्या लिखा हुआ है? इंद्री। तो इंद्री ब्राज़ील में नहीं मिलता है। इंद्री कहाँ मिलता है? इंद्री मेडागास्कर में मिलता है। मैं पेन चेंज कर ले रहा हूँ। इंद्री कहाँ मिलता है? मेडागास्कर में मिलता है। ठीक है, इंद्री एक टाइप का वानर प्रजाति का जानवर है, मतलब बंदर की तरह दिखने वाला जानवर है इंद्री। ठीक है, और कहाँ मिलता है? मेडागास्कर। तो यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंद्री टाइप का जानवर कहाँ मिलता है। ब्राज़ील, इंडोनेशिया और मेडागास्कर ऑप्शन दे देगा। तो आपको क्या टिक करना है? इंद्री कहाँ मिलता है? मेडागास्कर। एल्क नाम का जानवर कहाँ पे मिलता है? इंडोनेशिया में नहीं मिलता, ये मिलता है अमेरिका में। ये हिरन की तरह होता है, एल्क, ELK। ठीक है, बोनोबो, बोनोबो कहाँ मिलता है? मेडागास्कर में नहीं मिलता, ये मिलता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये एक अफ्रीका का सिटी है। ये चिंपैंजी की तरह दिखता है बोनोबो। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। इंद्री, मेडागास्कर, एल्क, अमेरिका, बोनोबो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इन 3 कंट्रीज़ में अलग अलग जानवर मिलते हैं। इसके सामने जो लिखे हुए हैं वो गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस साल, इसलिए आगे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है, तो हमें क्या याद रखना है? वर्ल्ड टॉयलेट डे हम कब मनाते हैं? मैंने इसे टेलीग्राम ग्रुप पे भी एक मतलब शेयर किया था और उसमें मैंने इसको बताया था कि वर्ल्ड टॉयलेट डे इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कब मनाते हैं? 19 नवंबर को मनाते हैं। इसके बारे में PIB में भी आया था, जो गवर्नमेंट की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उसमें भी इसके बारे में बात की गई थी। तो इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 19 नवंबर को मनाते हैं। सैनिटेशन फॉर पीस इसकी थीम है। 2024 की थीम क्या है? सैनिटेशन फॉर पीस। और 19 नवंबर को ये मनाते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, लॉयन डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन। ये हमें नहीं करना है। हमें ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीता डू नॉट रोर। इसका मतलब क्या है? चीते दहाड़ते नहीं हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे शेर दहाड़ता है, ऐसे चीता नहीं दहाड़ता। चीता क्या करता है? ग्रोलिंग की साउंड निकालता है। जैसे बादल गरजते हैं ना, तो ऐसी साउंड निकालता है, दहाड़ता नहीं है चीता। ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है। कॉमन जनरल सेंस के लिए भी याद रखना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, 100 मिलियन फार्मर्स के बारे में बात हो रही है। 100 मिलियन फार्मर्स का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? कि हमें ऐसे फूड और वाटर सिस्टम को डेवलप करना है जिससे कि कार्बन का एमिशन बहुत जीरो हो जाए और फार्मर की रेजिलियंस बढ़ जाए, मतलब फार्मर्स की, किसान की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। तो ऐसे सिस्टम को डेवलप करने के लिए हमने क्या मैकेनिज्म स्टार्ट की है? 100 मिलियन फार्मर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेट जीरो वर्ड लिखा हुआ है। तो आपको अगर याद होगा, यूपीपीसीएस 2023 में नेट जीरो से क्वेश्चन आया था। तो नेट जीरो क्या होता है, क्या आपको पता है? नेट जीरो का मतलब क्या होता है कि हम अपनी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे जितना कार्बन का एमिशन कर रहे हैं और अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू कार्बन के उतने ही एमिशन को हम एब्जॉर्ब कर लें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेट जीरो बोलते हैं। मतलब जितना कार्बन का हमने ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन किया और उतना ही हम एब्जॉर्ब कर लें, तो इसे नेट जीरो बोलते हैं। अब एमिशन कैसे हो सकता है? इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं, कोल को हम जलाते हैं तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है। अगर हम
सोलर पंप यूज़ करें, सोलर एनर्जी यूज करें, रिन्यूएबल एनर्जी यूज करें, और भी हम कार्बन कैप्चर स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज़ करें, तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो दोनों इक्वली हो जाएंगी, जितना हमने एमिट किया उतना ही हमने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेट जीरो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने काट दिया है, ये नहीं आएगा इस साल एग्जाम में, इस टाइप के नहीं आते। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं केवल उन्हीं को डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये अंजीर के ट्री के बारे में बात कर रहा है। अंजीर आपने खाई होगी, ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिग बोलते हैं। तो फिग में एक ऐसा इंसेक्ट पनपता है, और फिग का ट्री और एक इंसेक्ट है जो फिग के ट्री के साथ ही पॉलिनेट करता है। ओनली इंसेक्ट दैट कैन पॉलिनेट दिस ट्री, उसका नाम क्या है, फिग, अंजीर का ट्री। ये आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 29। देखिए इसमें पूछा हुआ है कि कौन सी स्पीसीज पॉइजनस है। अब पॉइजनस स्पीसीज मतलब कौन सी स्पीसीज जहरीली हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखो सारी बटरफ्लाई जहरीली नहीं होती, कुछ जहरीली होती हैं, कुछ नहीं होती। ऐसे ही सारी मछली जहरीली नहीं होती, कुछ जहरीली होती हैं। ऐसे ही फ्रॉक्स में, तो इसका वैसे ऑल थ्री होना चाहिए। यहाँ पे आपको बस ये चीज़ कॉमन सेंस अपने दिमाग में फीड कर लेनी है, कॉमन सेंस के तरीके से, कि भाई बटरफ्लाई कुछ पॉइजनस हैं, कुछ नहीं है। अगर एक भी पॉइजनस निकल गई तो पॉइजनस हो सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें पूछा हुआ है कि कौन सी ट्री नेटिव है, हाउ मेनी एबव ट्रीज आर नेटिव टू इंडिया। तो देखिए कैस्ट्रो इंडिया में नेटिवली नहीं पाया जाता, पपाया नहीं पाया जाता, ठीक है। रेड सैंडर्स पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रक्त चंदन, रक्त चंदन, और ये आंध्र प्रदेश के में मिलता है, ठीक है। रेड सैंडर्स ये एक ट्री है, याद रखना, नाम से लग रहा होगा पता नहीं क्या है, तो रक्त चंदन का ट्री है ये, और इंडिया में नेटिवली पाया जाता है, ठीक है। मतलब नेटिवली का मतलब इंडिया में ये वास्तव में ये वृक्ष पाया जाता है, ओरिजिनली ये वृक्ष पाया जाता है अपने नेटिव हैबिटेट में, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, इसको मैंने काट दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी। ऐसी कौन सी गैस है जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज होती है, मतलब बनती है, और हमारे ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती है, डायलेट्स कर देती है, और ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है। तो उस गैस का नाम क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, ठीक है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड के का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला NO, और मैंने आपको क्या बताया, ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, हमारी वेसल्स को वाइड कर देती है। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, ठीक है। तो क्या बात की मैंने, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड प्रेशर को कम करेगी, क्यों, क्योंकि ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रही है, तो ब्लड प्रेशर को वो कम कर देगी, याद रखना। आगे चलते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला भी आपको याद हो गया होगा, NO। अब बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, क्या है, ग्रीन हाउस गैस, और इसको हम क्या बोलते हैं, लाफिंग गैस। ये कई बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, N2O। और एक और चीज़ इसमें आपको याद रखनी है कि एनेस्थीसिया देने के लिए, मतलब बेहोशी के लिए ये गैस यूज की जाती है। जब डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करते हैं तो N2O का यूज कर सकते हैं, एनेस्थीसिया के लिए ये गैस यूज की जाती है, ठीक है। और ये मैंने क्या बताया, ये ग्रीन हाउस गैस है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि ये इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एमिटर बन गया है नाइट्रस ऑक्साइड का। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि चाइना सबसे ज़्यादा नाइट्रस ऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, जो कि ग्रीन हाउस गैस है, और सेकंड नंबर पे कौन रिलीज करता है, तो इंडिया। ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीपीसीएस में, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती कैसी है, मतलब किन किन इंडस्ट्री से निकलती है, तो बेसिकली नाइट्रोजन गैस जो है वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से निकलती है। हम जो उर्वरक वगैरह यूज करते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है, मतलब जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए आपको एक और फैक्ट मैं यहाँ बताता हूँ, एटमॉस्फेयर पे कौन सी गैसेज सबसे ज़्यादा हैं, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है 78.084%, ये परसेंटेज आपको याद रखना है एग्जैक्ट। सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन है, थर्ड नंबर पे ऑर्गन है, तो आर्गन गैस थर्ड नंबर पे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है। लोगों को क्या लगता है कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं, आर्गन है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड फोर्थ नंबर पे है, ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है कितने परसेंट एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो 0.04%, ये परसेंटेज याद रखना है आपको। इसमें मैंने आपको क्या क्या याद कराया कि NO से क्या होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, सेकेंड नंबर पर हाइएस्ट प्रोड्यूस इंडिया करता है ये
एरोमेटिक गैस और एनेस्थीसिया में यूज़ होती है, और इसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं। मैं नाइट्रस ऑक्साइड की यहाँ बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या है, N2O, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा निकलती है। इसके साथ ही साथ थर्ड नंबर पे आर्गन गैस है, और CO2 का परसेंटेज कितना है एटमॉस्फेयर में, 0.04%। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन को हम नहीं डिस्कस करेंगे, जो केवल इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है उन पे बात करेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से ऊपर जो दिए गए हैं उनमें से कौन से 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। तो देखिए रफेल है, हम फ्रांस से लाए थे, 4th जनरेशन का है। MiG-29 4th जनरेशन का है। तेजाज जो फाइटर एयरक्राफ्ट है 4.5 जनरेशन का है। इसका मतलब 5th जनरेशन का एक भी नहीं है। तो ये आपको याद रखने हैं, पूछ लेगा कि कौन सा 5th जनरेशन का है, और ये 3 लिखे होंगे तो आपको पता होंगे भाई ये तो 3 4th जनरेशन के हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैंने काट दिया इस साल के लिए। इस साल के 37 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक वो नाइट्रस ऑक्साइड वाला मैंने बताया, एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात की गई है। अगर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम हाइड्रोजन से पावर देते हैं तो क्या निकलता है एग्जॉस्ट पाइप में, मतलब कौन सी गैसेज निकलेंगी जब हम हाइड्रोजन से फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को सप्लाई देते हैं? तो वाटर वेपर निकलता है। इसको रट लीजिए आप, मतलब इसको भूलना नहीं है। क्या निकलता है? वाटर वेपर। ऑलमोस्ट सब एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, और अपने भी एग्जाम में भी बहुत चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए। तो क्या निकलता है, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम हाइड्रोजन से पावर्ड करते हैं, मतलब हाइड्रोजन से चलाते हैं, तो एग्जॉस्ट पाइप में, मतलब जो एग्जॉस्ट से गैसेज निकलती हैं उसमें वाटर वेपर निकलता है। इसलिए इसको ग्रीन टेक्नोलॉजी माना जाता है, मतलब ग्रीन वो है। हाइड्रोजन फ्यूल क्या है? ग्रीन फ्यूल माना जाता है, ठीक है। अब देखिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक ऑडियो नोट्स भी इस पर बनाया हुआ है, अगर आप इच्छुक हैं तो मैं उसे दोबारा डाल दूंगा, उसे सुन लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए इस पे मैंने ऊपर एक और चीज़ लिखी है। अब आजकल ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत बात की जा रही है, तो गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन को डिफाइन किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या होगा। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब ये है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को बना रहे हैं एज अ फ्यूल। अब ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए हम रिन्यूएबल सोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्स मतलब सोलर एनर्जी का यूज़ कर लें, विंड एनर्जी का यूज़ कर लें, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ कर लें। और नॉन रिन्यूएबल मतलब हम कोल का यूज़ कर लें, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर लें, ऑयल का यूज़ कर लें ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में एज अ फ्यूल। तो जब भी हम ग्रीन हाइड्रोजन को बनाएंगे और हम कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी फ्यूल यूज कर रहे हैं, चाहे रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल, उससे 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होनी चाहिए, और 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा जनरेट होगी तो वो ग्रीन फ्यूल, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन में काउंट नहीं होगा। तो मैक्सिमम कितनी हम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में? 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड, और ये किसके बराबर होता है? 1 kg हाइड्रोजन के। तो ये डेटा आपको याद रखना है। ग्रीन हाइड्रोजन की डेफिनेशन में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 1 kg हाइड्रोजन बनाने के लिए, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जनरेट करेंगे तो वो ग्रीन हाइड्रोजन में काउंट नहीं होगा। तो ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर, इससे रिलेटेड बात की गई है। तो ये किसके लिए यूज होता है पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर? सबको पता है एनर्जी के स्टोरेज के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। आज हमने क्या किया कि पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर को कर लिया, मतलब पानी इकट्ठा कर लिया, और जब फ्यूचर में ज़रूरत होगी तो हम उसे एनर्जी बना लेंगे। तो लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज के लिए पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर टर्म का यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इंडिया ने अभी लार्जेस्ट पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर बनाया है, कहाँ पे बनाया है? तो मध्य प्रदेश में बनाया है। कितने मेगावाट का है? 1440 मेगावाट का है, मध्य प्रदेश में बनाया है। और कौन सा ग्रुप बना रहा है? ग्रीन को ग्रुप बना रहा है, और इंडिया का ये लार्जेस्ट है, याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें बस क्वेश्चन से इन्फर करना है किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और देखो ये वाली वीडियोस उन्हीं को फ़ायदा होगा जो पूरी देखेंगे। अगर आप शुरू के 1-2 मिनट की देख लेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा इससे, ठीक है। आगे चलते हैं। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर क्या है? मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर ऑफन जो टर्म यूज की जाती है वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए ट्रीट की जाती है, मतलब वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए हम मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉलिड वेस्ट को ट्रीट करने के लिए कौन सी
टेक्नोलॉजी यूज की जाती है? तो पायरोलिसिस ये भी यूपीएससी के एग्जाम में 2 बार आ चुका है, तो हमें यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। पायरोलिसिस में क्या करते हैं, हम वेस्ट को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जलाते हैं पायरोलिसिस में, ये याद रखना है, ठीक है। और मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर किस लिए है? वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के लिए है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे नहीं डिस्कस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए कि टोटल फर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन क्या है। टोटल फर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन क्या है कि जो मतलब चाइल्ड बीयरिंग एज की वुमेन होती हैं, मतलब जैसे ऐसा माना जाता है 15 से 49 ईयर तक जो एज होती है उसमें वुमेन की फर्टिलिटी कंटिन्यू रहती है, मतलब वुमेन बच्चे पैदा कर सकती है। तो चाइल्ड बीयरिंग एज में जो एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ होती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे कीवर्ड आपको क्या याद रखना है कि एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ, मतलब जो लोग जिंदा पैदा होते हैं, जो बच्चे जिंदा पैदा होते हैं उनकी बात हो रही है और एवरेज नंबर की बात हो रही है। और किस ड्यूरेशन में? चाइल्ड बीयरिंग एज, वो वुमेन की चाइल्ड बीयरिंग जो होती है उस ड्यूरेशन की बात हो रही है। तो इसमें कीवर्ड आपको चाइल्ड बीयरिंग एज याद रखना है और एवरेज नंबर ऑफ लाइफ बर्थ याद रखना है, ठीक है। ये टोटल फर्टिलिटी रेट की डेफिनेशन है, ये पूछी जा सकती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पक्का आएगा कि विद रेफरेंस टू द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो आपको क्या याद रखना है कि इंडिया वो इकोनॉमी में 3 सेक्टर मॉडल होता है कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर, आप सबने सुना होगा। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेक्टर में क्या चीज़ें काउंट होती हैं। तो रॉ मटेरियल है जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है उसको प्राइमरी सेक्टर में काउंट करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको प्राइमरी सेक्टर में काउंट करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कपड़े बना रहे हैं तो वो क्या है? सेकेंडरी सेक्टर में काउंट होगा। टर्जरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर, जैसे टूरिज्म की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं या आजकल सर्विस सेक्टर इंडिया में बहुत बूम कर रहा है तो वो टर्जरी सेक्टर में काउंट होता है, ठीक है। जैसे हम फ़ोन पे बीपीओ हैं, केपीओ हैं, हम फ़ोन पे किसी को सर्विस दे रहे हैं तो वो टर्जरी सेक्टर में काउंट होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेक्टर। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन से सेक्टर में, ये पूछा हुआ है। तो पहला पॉइंट क्या है? स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ध्यान से सुनना है इसे, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात हो रही है, मतलब एग्रीकल्चर को हमने स्टोर करके रखना है। तो आप खुद बताइए, प्राइमरी सेक्टर में तो काउंट नहीं होगा, हमने प्रोड्यूस तो किया नहीं, कुछ मैन्युफैक्चर भी नहीं किया, हमने इसको स्टोरेज किया, एक तरीके से किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे किसान फसल को जब उगा लेता है उसे कोल्ड स्टोर में रखने जाता है, वो स्टोरेज सर्विसेज है। तो ये सर्विस सेक्टर का पार्ट है, मतलब टर्जरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। तो ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ये टर्जरी सेक्टर का है। डेयरी फार्म प्राइमरी सेक्टर का है। मैंने आपको क्या बताया? नेचुरल रिसोर्सेज को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे गाय हैं, भैंस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनसे आप दूध को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ये ठीक लिखा हुआ है। मिनरल एक्सप्लोरेशन प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज को आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, निकाल रहे हो तो वो क्या है? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। वीविंग क्लॉथ, अब मैंने आपको क्या बताया कि ये देखो, सॉरी, मिनरल एक्सप्लोरेशन गलत लिखा हुआ है, वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। फिर वीविंग क्लॉथ, कपड़े को बुनना, अब ये मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट हो जाएगा, मतलब सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो जाएगा। तो इसमें 2 सही है, डेयरी फार्म और वीविंग क्लॉथ, ये 2 सही है। मिनरल एक्सप्लोरेशन गलत लिखा है और स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो आपको यहाँ पे समझना है कि कौन सा किस सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि यूपीपीसीएस पूछ लेगा इसमें से कौन सा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट नहीं है और 4 ऑप्शन दे देगा, या इसमें से कौन सा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप पक्का कर ले जाओगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए इसमें पूछा हुआ है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, मतलब जो विमान वगैरह उड़ते हैं उनमें किससे हम फ्यूल बना सकते हैं जो कि ग्रीन हो, सस्टेनेबल हो। तो एग्रीकल्चर के बचे हुए रेसिड्यू से, मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो बचा हुआ भाग होता है उससे बना सकते हैं, कॉर्न से बना सकते हैं, वेस्ट वाटर से बना सकते हैं, वुड मिल स्लज से बना सकते हैं, वुड मिल वेस्ट से बना सकते हैं, मतलब लकड़ी का जो बचा हुआ वेस्ट होता है। तो कुल मिला के आपको बस ये पता होना चाहिए हम फ्यूल इन चीज़ों से बना सकते हैं एविएशन के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक सेकंड। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बात की गई है विद रेफरेंस टू फिजिकल कैपिटल इन इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स।
तो यहाँ पे बात की गई है कि एक तरफ आइटम्स लिखे हुए हैं, एक तरफ कैटेगरी लिखी हुई है कि कौन से आइटम्स किस कैपिटल में काउंट होंगे। तो आपको ये समझना होगा, दो तरह की कैपिटल लिखी हुई है, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो किसी चीज़ के काम करने में मदद करे। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल क्या है, व्हीकल को, किसी कार को रन करने में मदद करता है, तो पेट्रोल क्या है, वर्किंग कैपिटल है। दूसरा फिक्स कैपिटल क्या होती है, जो लॉन्ग टर्म में काम में आए, ड्यूरेबल हो, टिकाऊ हो और एज ए असेट की तरह काम करे, आपकी प्रॉपर्टी की तरह काम करे, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कैपिटल बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फार्मर प्लो, मतलब फार्मर जो हल चलाता है, तो फार्मर का हल फिक्स है, लंबे समय तक चलता है, एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा। तो ड्यूरेबल भी है, टिकाऊ भी है, तो फिक्स कैपिटल का पार्ट है। वर्किंग कैपिटल यहाँ गलत लिखा हुआ है फार्मर के प्लो में, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, आप आज भी यूज़ कर सकते हो, कल भी यूज़ कर सकते हो, सालों सालों तक कई लोग यूज़ करते हैं, तो वो फिक्स कैपिटल का पार्ट है, ठीक है। तो ये ठीक लिखा हुआ है कंप्यूटर, ओके। आगे चलते हैं, यार्न यूज्ड बाय वीवर, मतलब जो सूत का धागा होता है उसको वीवर यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये देखिए, इस यार्न से कुछ तो बनेगा ना, ये रॉ मटेरियल है यार्न, इससे कपड़ा बनेगा, तो ये वर्किंग कैपिटल है। क्या है, वर्किंग कैपिटल है, फिक्स कैपिटल नहीं है, ठीक है। यार्न क्या है, वर्किंग कैपिटल है, फिक्स कैपिटल नहीं है। अब बात करते हैं पेट्रोल। पेट्रोल मैंने अभी आपको बताया वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि इससे हम कुछ चीज़ कर रहे हैं, काम करने में मदद कर रही है पेट्रोल, तो ये वर्किंग कैपिटल है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्किंग कैपिटल है, फिक्स कैपिटल है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया, फार्मर प्लो क्या है, फिक्स कैपिटल है, कंप्यूटर क्या है, फिक्स कैपिटल है, यार्न क्या है, वर्किंग कैपिटल है, पेट्रोल क्या है, वर्किंग कैपिटल है। क्लियर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। कि क्वेश्चन क्या है कि 3D वर्चुअल वर्ल्ड की बात हो रही है। 3D वर्चुअल वर्ल्ड में एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क है, ठीक है, और वो मिलियंस ऑफ यूजर, कई लोग उस नेटवर्क को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, और उस नेटवर्क के थ्रू हम वर्चुअल आइटम्स पे अपने राइट्स शो कर सकते हैं। मतलब वर्चुअल आइटम्स पे हम ये बता सकते हैं ये हमारे हैं। अब उस नेटवर्क के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, तो मेटावर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गूगल ने भी अपना नाम मेटा कर दिया है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई वर्ड है तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है कि ट्विटर का नाम क्या कर दिया गया है, x.com। ये बहुत न्यूज़ में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, भूलना नहीं है। एक मेटा और ट्विटर। मेटा का आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया कि 3D वर्चुअल वर्ल्ड में एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क है जिसको बहुत सारे यूजर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, और इस नेटवर्क के थ्रू हम अपने प्रॉपर्टी राइट्स भी वर्चुअल आइटम पे एक्सर्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी वर्चुअली हमारी है, तो वो मेटावर्स के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मेटावर्स वर्ड यूज़ किया जाता है। दूसरा ट्विटर आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस 2019 में भी क्वेश्चन आया था। मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आया था इससे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CSR। पहले तो फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। तो CSR रूल्स के बारे में बात हो रही है, तो हमें CSR रूल्स समझने हैं सबसे पहले। तो देखिए, CSR रूल्स क्या होते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 में ये कहा गया था कि कंपनियों के लिए CSR रूल्स मैंडेटरी हैं। क्या हैं, CSR रूल्स मैंडेटरी हैं, ठीक है। और किन कंपनियों के लिए कितने CSR रूल्स मैंडेटरी हैं, तो ये कहा गया कि कंपनी पे 2% CSR लगेगा। अब CSR क्या है कि कंपनी को अपने एनुअल प्रॉफिट का जो 3 साल में जो प्रॉफिट हुआ है उसका 2% सोशल वेलफेयर में खर्च करना होगा। नाम से ही पता लग रहा है कि सोशल वेलफेयर की बात हो रही है। तो कंपनी को अपने 3 साल के प्रॉफिट का 2%, मिनिमम 2% कहाँ खर्च करना होगा, सोशल वेलफेयर में, समाज के वेलफेयर में खर्च करना होगा, ठीक है। ये तो होगा हमारा CSR रूल से रिलेटेड। किस एक्ट से आया, कंपनी एक्ट 2013 से आया, और इसमें बात की गई कि मैंडेटरी CSR करना चाहिए कंपनी को, और 2% करना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम वो चाहे कितना भी कर सकती हैं। अब ये CSR रूल्स किन किन कंपनीज पे लागू होंगे, किन किन कंपनीज पे एप्लीकेबल होंगे, ये हमें समझना जरूरी है। तो ऐसी कंपनी जिनका एनुअल टर्नओवर, साल का टर्नओवर 1000 करोड़ है, या
उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ है या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है। ये तीनों डेटा आपको याद रखने हैं। एक बार रिपीट करता हूँ, एनुअल टर्नओवर, साल का टर्नओवर 1000 करोड़ है, नेटवर्थ 500 करोड़ है और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है। तो ऐसी कंपनियों पे CSR रूल्स कंपनी एक्ट 2013 के तहत लागू होंगे और उनको अपने 3 साल के प्रॉफिट का 2% मिनिमम समाज के वेलफेयर में खर्च करना होगा। ठीक है, अब आपको इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब इसमें बात करते हैं, देखिए ये 2% आपने याद कर लिया। अब यूपीपीसीएस 2023 में क्या क्वेश्चन आया, 2019 में क्या क्वेश्चन आया था उसमें देख लेते हैं। देखिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के इस रेफरेंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये 2019 यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, कंपनी एक्ट 2014 इंट्रोड्यूस मैंडेटरी CSR। तो 2014 लिखा हुआ है, एक्ट कौन सा है, 2013 का। तो कोई भी एक्ट अगर इंपॉर्टेंट है तो उसका ईयर आपको याद रखना है, 2013 का है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगले पे चलते हैं, अगले स्टेटमेंट पे, कंपनी कवर्ड अंडर दिस विल हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 1%। तो कितना करना है, एटलीस्ट 2% करना है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर क्या हो गया, नीदर 1 नीदर 2। तो ये 2019 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब देखिए यूपीएससी 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। आपने पूरे बेसिक फैक्ट कवर कर लिए। एक बार ये देख लेते हैं कि यूपीएससी के क्वेश्चन में क्या क्या स्टेटमेंट में मतलब क्या हमें याद रखना है। तो देखिए थोड़ा ब्लर हो गया है, एक बार इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये 2 स्टेटमेंट हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि CSR रूल्स डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग ऑन CSR एक्टिविटी। मतलब मिनिमम तो बोला मैंने, आपको बताया कितना, 2% मिनिमम करना ही करना है 3 साल के प्रॉफिट का। तो यहाँ कह रहा है कि बात ही नहीं करता मिनिमम स्पेंडिंग की, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अगला कह रहा है कि CSR रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट कंसीडर एज अ CSR एक्टिविटी। ये बात सही है कि CSR में जो पैसा खर्च किया जाएगा वो अगर कंपनी खर्च कर रही है CSR का 2% पैसा अपने प्रॉफिट का और उसके एम्प्लॉय को ही बेनिफिट हो रहा है और कंपनी को ही बेनिफिट हो रहा है, तो वो CSR रूल में काउंट नहीं किया जाएगा, मतलब CSR एक्टिविटी में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आज हमने यूपीएससी के क्वेश्चन नंबर 21 से 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किया है। तो कुल मिलाकर आज हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 20 क्वेश्चन में 2 पार्ट में डिस्कस ऑलरेडी पहले करा चुका हूं। तो आज के लिए इतना ही, बस आप अब पढ़ते रहिए, ये पीक टाइम है, एटलीस्ट 8 घंटे तक मिनिमम पढ़िए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।